हमारे जीवन भर की कमाई ले गए हो, अब मारा क्यों होवे हो? हीरे कितने थे? 4000। 4 छोड़ गए हो। अच्छा योगेश जी, एक बात बताइए कि हीरों की कीमत क्या होगी? जी 50 करोड़। 30 लाख गल्ले से भी ले गए हो। उसका शरीर तो पूरी तरह जल गया है। इन सबकी मौत एक ही तरीके से हुई है। ऐसा लगता है बिजली का जोर का झटका लगा है। झटका तुम्हारे को लगे साहब, कंगाल कर दे हो। तुम और कंगाल। इंश्योरेंस कितने का करवाया था? हमारे ऊपर शक कर रहे हो साहब? शक करने के लिए पगार देती है सरकार हमें। अभी भी गर्म है साहब। हाँ साहब, क्या हुआ? ये देखिए सर, इसमें से 2 मेन वायर निकली हुई हैं। तो सर ये वायर सिर्फ 440 वोल्ट सप्लाई करता है, और जिस हिसाब से यहाँ पर लाशें जली हुई हैं उस हिसाब से लगता है यहाँ हाई वोल्टेज इस्तेमाल किया गया। यार साफ साफ बताना क्या कहना चाहता है? सर ये दोनों वायर किसने निकाले? और इसमें हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया। और तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा वोल्टेज इस्तेमाल हुआ है इसमें। एक 1000 वोल्ट से भी ज्यादा। केडी, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है पूरे 987 दिन के बाद। बिली, मुझे तो लगता था कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ अच्छा काम करता हूँ, लेकिन ये इतने दिन बाद कौन सा अच्छा काम किया? आप उनको भी जानने का। 987 दिन के बाद तुमने पहली बार छुट्टी ली है, थैंक गॉड। क्या बात कर रहे बिल्ली मैडम, सच्ची? चलिए, जब छुट्टी ले ही ली है तो अपनी डायरी को भी छुट्टी दे दो। और भाई जवान, तू बता कैसा लग रहा है तुझे फ्राइड राइस? और मजा आ गया, क्या रबजी जगह लाइन है बॉस, एकदम सॉलिड, एकदम एंजॉय हो रहा है। लेकिन पता नहीं बिल्ली मैडम, आज ना आपको किसी को मिस करेगा। अच्छा, सुनैना को? नहीं, अपन सुनैना को काहे को मिस करेगा? काहे को मिस करेगा? अपन सुनैना को बिल्कुल मिस नहीं करता।
मतलब अपुन तो कहता है बिल्ली मैडम अच्छा है, वो सुनैना नहीं आए, आती ना तो क्या करती, कचर कचर पकड़ पकड़ पकड़, अब ये खाना ये वो खाना। बट फिर भी ऐसे ही अपुन जस्ट जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा है, सुनैना काय को नहीं आई? तुम दोनों भी ना साथ रहते हो तो झगड़ा करते हो, और साथ नहीं रहते हो तो तुम उसको मिस करते हो ना। मुझे लग रहा है कि तू उसको इतना मिस कर रहा है कि सुनैना बहुत जल्दी मिस से मिसेस बनने वाली है। क्या बॉस? केडी, सुनैना क्यों नहीं आई हमारे साथ? अब सुनैना इसलिए नहीं आई कि बिल आ गया। देखो, थैंक यू बेटा। क्या हो गया भाई? एसिडिटी? अपुन वो करंट लगा। करंट? एडी, करंट? अरे दवे, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, केस के बारे में किसी से पूछताछ करने आया। तुम्हें देखा तो रुक गया। अच्छा, तेरे पर टेंशन लग रहा है। टेंशन क्यों है? हीरों की चोरियों को लेकर परेशान हूँ यार। अपराधी कौन है, कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला है। सभी लोगों को 1200 वोल्ट का झटका देकर मार देता है। पता नहीं इतना करंट कहाँ से लेकर आता है वो। अच्छा, 1200 वोल्ट का करंट यार, ये तो यही है ना, तुम लोग पुलिस वाले काम करते रहते हो, टीवी नहीं देख पाते। अरे खाने की फुर्सत नहीं है यार, टीवी कहाँ से देखो। टीवी में वो एक शो आता है, रियलिटी शो यार, जिसमें एक व्यक्ति है, वो उसके शरीर में से ही 1200 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, चलता फिरता जनरेटर है। इंसान के अंदर 1200 वोल्ट का करंट? हाँ, मंगा उसके टेप्स मंगा, देख। चल, मैं जरा बिली को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहा हूँ, कोई मदद चाहिए होगी तो फोन करना। एक बार फिर मैं कुणाल शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं शो पर, जिसका नाम है भारत के अजूबे। अब मैं आप सबको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो सही मायने में इलेक्ट्रीफाइंग है। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? तो अपनी आंखों से देख लीजिए। मिस्टर कपिल स्वामी, कुड यू प्लीज कम हियर? नमस्ते, मेरा नाम कपिल स्वामी है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे शो में आपका स्वागत है कपिल जी। अभी अभी कुणाल ने हमसे कहा कि आप वाकई में इलेक्ट्रीफाइंग हैं। ऐसा क्यों कहा उसने, और ऐसा क्या अजूबा दिखाना चाहते हैं आप? प्लीज आप हम सबको दिखाइए। बिल्कुल। देखा आपने, मिस्टर इलेक्ट्रीफाइंग कपिल। तो आप लोग टोस्ट खाना चाहेंगे? बिल्कुल। ये कैसे कर रहा है यार? एक इंसान के अंदर इतना इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो सकता है? आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि अगर कपिल जी के शरीर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ना छूकर नेकेड इलेक्ट्रिक वायर को क्यों छू रहे? अगर इन्होंने डायरेक्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छू लिया तो ये अप्लायंसेस जल जाएंगी। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कपिल जी की ऊर्जा शक्ति को कम करती है और 440 वोल्ट पे ले आती है, जो इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए काफी है। तो दोस्तों, क्या आप कपिल जी की असली ताकत को देखना चाहेंगे? ये लीजिए कपिल जी। इसे कहते हैं अजूबा। 1225 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, कपिल के अंदर 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 1225 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट है, जिससे बड़ी सी फैक्ट्री की सारी मशीन चल सकती है। और अगर गलती से भी इन्होंने किसी इंसान को छू लिया तो बिजली के झटके से मर भी सकता है। ये क्या कर दिया तूने तबे? मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन कपिल ने जो किया वो मजाक नहीं, एक संगीन जुर्म है केडी। कोई सबूत है तेरे पास? बिना सबूत के मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करता हूँ केडी।
मुलजिम कहाँ है? सर एक्यूज बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? उसे पहले से कटघरे में लाकर खड़ा क्यों नहीं किया? सर उसका यहाँ आना आम जनता के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में रखा गया है। आप कहें तो उसे ले आता हूँ। इजाजत है। Order. Silence in the court, please. क्या अमानवीय तरीका है किसी को कैद करने का? आप जानते हैं ना कि अदालत में किसी भी मुलजिम को हथकड़ी पहनाकर कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है, और आप इसे इस तरह ले आए। सर ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, अगर ये किसी को छू ले तो मर जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। सर इसके हाथ और पांव बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की तरह, जिनमें से हाई वोल्टेज करंट निकलता है, 1200 वोल्ट से भी ज्यादा। क्या ये बात सच है? जी हाँ। आपके बचाव में ये केस कौन लड़ेगा? योर ऑनर, मैं लड़ रहा हूं ये केस। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। केडी, तुमने तो मुझे इस कातिल के बारे में बताया था। टीवी में वो एक शो आता है, रियलिटी शो यार, जिसमें एक व्यक्ति है, वो उसके शरीर में से ही 1200 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। चलता फिरता जनरेटर है। कातिल नहीं है ये दबे। ऑल द बेस्ट। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब आली, कपिल स्वामी पे ये इल्जाम है कि इन्होंने इस शहर के 3 डायमंड फैक्ट्री में मुलाजिमों का कत्ल किया और करोड़ों रुपए के हीरे और नकद लेकर फरार। ये है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिससे ये आया होता है कि मरने वालों को 1200 वोल्ट का झटका दिया गया। जैसा कि अभी इंस्पेक्टर दवे ने बताया कि इनके जिस्म से 1200 वोल्ट का करंट निकलता है। मैं अपनी इस दलील को पुख्ता करने के लिए एक गवाह को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। दिवाकर जी, इजाजत है। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना तारुफ अदालत को दें। जैसा मेरा नाम दिवाकर बैनर्जी है, मैंने जेनेरिक साइंस में पीएचडी की है और एक्सेल रिसर्च लेबोरेटरी में बतौर रिसर्च कंसल्टेंट काम करता हूँ। जेनेटिक म्यूटेशन पे मेरी 2 किताबें भी छपी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर साहब। आपने भारत के अजूबे एक शो था जिसमें आप जज बने थे। जी, तो ऐसा क्या था उस शो में? इस शो में हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके अंदर असामान्य शक्ति हो, जो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हो। इसीलिए जैसा वो शो का नाम भी था, भारत के अजूबे। तो ये कपिल स्वामी साहब ने भी हिस्सा लिया? जी हाँ, लेना ही चाहिए था, क्योंकि वो सही मायने में भारत का अजूबा है। भारत का नाम वो देश और दुनिया में रोशन कर सकते हैं। जी, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो इन्होंने भारत के नक्शे पे एक बहुत बड़ा धब्बा लगा रखा है। आप बता सकते हैं ऐसी क्या खासियत थी इनके अंदर? जैसा अब इनके शरीर में 1200 वोल्ट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर का करंट है। ऐसा कोई और शख्स भी है जो 1200 वोल्ट का करंट निकला हो जिसके जिस्म से या उससे ज्यादा? जी नहीं, मैंने कभी देखा और
ना ही कभी सुना। मिस्टर पाठक, आप गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी नहीं योर ऑनर, जिस बात की जानकारी पूरे जग को हो उस बात को दोहराकर मैं अदालत का कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात है जिसका आपको भी पता नहीं है हुजूर, जहां ये वारदात हुई उस कारखाने में 440 वोल्ट का मीटर लगा हुआ था और झटका 1200 वोल्ट। 440 वोल्ट का मीटर लगा हुआ है, इसका ये अर्थ नहीं होता कि उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये काम जनरेटर द्वारा भी हो सकता है। मिस्टर पाठक का पॉइंट वैलिड है, जनरेटर भी तो लाया जा सकता है। जनाब अली, मैं चाहूंगा इस बात को पुख्ता इंस्पेक्टर तभी करें तो बेहतर होगा। अनुमति है। सर, जनरेटर की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। छोटे से छोटा जनरेटर भी इतने साइज का होता है। मैंने मौके वारदात की जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसे 1200 वोल्ट का झटका देकर मारा गया। अगर खूनी जनरेटर लेकर वहाँ गया होता तो उसे सिक्योरिटी गार्ड से नजरें चुराकर मीटर बॉक्स तक जाना पड़ता और मीटर के साथ उसे कनेक्ट करना पड़ता। इतने बड़े जनरेटर के साथ गार्ड्स को चकमा देकर भीतर घुसना नामुमकिन। इसका मतलब मौका वारदात पर कातिल खाली हाथ गया मिलॉर्ड। जनरेटर वहां पहुंचा कपिल स्वामी की शक्ल में। योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष से पूछना चाहूंगा कि इनके पास क्या प्रमाण है कि मेरे मुवक्किल घटनास्थल पर उपस्थित थे? इसके लिए मेरे पास गवाह है। जी, मैं हैप्पी स्टे होटल का मैनेजर हूँ। कपिल स्वामी हमारे ही होटल में रुके थे, कमरा नंबर 302 में, वो भी पिछले 1 महीने से। पिछले 1 महीने से रुके थे तो बिल भी बहुत बड़ा हुआ होगा। फिर ये पेमेंट कैसे करते थे? वो हर हफ्ते रोकड़ा देकर हिसाब चुका देते थे। ये वही नोट हैं जो आपने मुझे दिए थे? जी सर। जनाब आली, ये वो नोट हैं जो कपिल ने उमंग जी को दिए होटल का बिल चुकाने के लिए। और ये उन नोटों की सीरियल नंबर की लिस्ट है जो योगेश के कारखाने से चोरी हुए। उन्होंने उसी दिन बैंक से निकाले थे। अब गौर करने वाली बात यह है जनाब आली कि ये नोटों के सीरियल नंबर और इसमें लिखे सीरियल नंबर दोनों मैच हो रहे। Order, order, silence, please. अच्छा, ये नोट आपके पास कहां से आए? मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ पार्सल मिलता था, उसमें सिर्फ लिखा होता था कि टाइम क्या है और जगह क्या है जहां मुझे पहुंचना होता था। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। बड़ी अजीब बात है कि एक अजनबी शख्स आपको एक पार्सल भेजता है पैसों का और वो आपसे कहता है कि फला फला दिन फला फला जगह पर पहुंच जाना और वहां पहुंचने के बाद आपसे कुछ नहीं करवाता। अजीब बात है ना? नहीं, सिर्फ जगह और समय लिखा होता था। जब भी मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां कोई नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताइए, वो जगह कौन सी थी? मुझे याद नहीं। मैं होटल की टैक्सी में जाता था। वो टैक्सी वाला तो सबको जानता होगा। मैं हैप्पी स्टे होटल का प्राइवेट टैक्सी चलाता हूँ और कपिल जी को मैं एक बार नहीं 3 बार इन्हें अपनी टैक्सी से कई अलग अलग जगहों पर ले गया। वो बताएंगे कि वो जगह कौन सी थी? 1 मिनट। 3 तारीख को टेकारी रोड, 16 तारीख को मोमिन चौक, और 23 तारीख को रेवाड़ी रोड। ये सब कुछ आप इस डायरी में लिखते हैं? जी साहब, क्योंकि हर महीने की आखिरी तारीख को मैनेजर साहब को हिसाब देना पड़ता है। तो फिर तो आप इसमें वक्त भी लिखते होंगे? जी साहब, 1 मिनट। रात को 11:11 और 15 सेकंड के आसपास। जनाब आली,
ये वही जगह है जहां पर कत्ल हुए, चोरियां हुई और वक्त भी वही, रात 11:30 बजे। हाँ, तो वहां पहुंचने के बाद क्या होता था? मुझे वहां रुकने को बोलकर कपिल साहब कहीं चले जाते थे और 45-50 मिनट के बाद वो आते थे और फिर मैं उन्हें लेकर होटल वापस आता था। जनाबे आली, इस बात से साफ जाहिर होता है कि कपिल ने टैक्सी करके उन जगहों पर पहुंचा, वहां मासूमों का कत्ल किया, चोरी की और वहां से भाग गया। और अब हम लोगों को एक झूठी कहानी सुनाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश तो आप कर रहे हैं सिद्दीकी साहब, एक निर्दोष को हत्यारा प्रमाणित करने की, और ऐसा मैं आपको करने नहीं दूंगा। भाई ये बताओ कि जब कपिल तुम्हारी टैक्सी में लौट कर आए थे तो उनके हाथों में कोई बैग या कोई थैली ऐसा कुछ था उनके हाथों में? जी नहीं साहब, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता था। वो खाली हाथ लौटे थे। और अगर चोरी इन्होंने की होती तो स्पष्ट है कि चोरी का सामान ये अपने साथ लेकर आते, लेकिन इनके हाथ खाली थे, अर्थ होता है कि चोरी। जो इन्होंने अपने होटल मैनेजर उमंग को दिए थे भुगतान के लिए, प्रश्न मैं बुलाकर करना चाहूँ। जब कपिल ने को रुपए बिल के भुगतान के, आपने उन्हें उन रुपयों की पावती भी दी 4 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख। वो जो रुपयों का पार्सल था उन तारीख पर मिले थे? साहब मुझे याद नहीं है, पर अभी मुझे वो पार्सल मिलता तुरंत नीचे जाकर का भुगतान कर उसी दिन उसी तारीख बिल का भुगतान करते थे। और ऑनर, जिस तारीख पर इन्हें वो नकद रुपयों का पार्सल मिला था, और ये तीनों दिन योर ऑनर वही दिन है जहां पर कारखाने में चोरी हुई थी, हत्या हुई थी। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ योर ऑनर कि हत्यारा कपिल नहीं कोई और है। कोई और है जो हत्या करता था, चोरी करता था और फिर चोरी के रुपए कपिल को भेजता था, साथ में चिट्ठी भेजता था इसे अगले वारदात के स्थान पर बुलाने के। योर ऑनर 3 बार यह घटना घटी और चौथी बार भी ऐसा ही होने वाला था, किंतु कपिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके कारण योर ऑनर संभव है कि असल हत्यारा ने अपनी ये योजना रद्द कर दी हो। ओहो, तो आपके मुताबिक कोई और है जो इस कपिल को फंसाना चाहता है, लेकिन ये नामुमकिन है योर ऑनर, क्योंकि 1200 वोल्ट का झटका देने की कुव्वत सिर्फ इस कपिल में है और किसी में नहीं। कपिल के पार्सल वाली बात कतई झूठी है मिलोड। योर ऑनर, कोई मिला नहीं इसका ये अर्थ नहीं होता कि कोई है ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई और है, और जब तक वो व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसने कपिल को नकद रुपयों का पार्सल भेजा था, इस केस पर किसी परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं होगा यार। उस व्यक्ति को खोजने के लिए मैं अदालत से समय की मांग करता हूं। यह अदालत इस महीने की 14 तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जिस व्यक्ति ने पार्सल भेजा था तुम्हें जानते हो तुम उसे? नहीं साहब, तंग आ गया था अपनी गरीबी से। जैसे ही फोन आया, पैसा कमाने की लालच में गांव छोड़कर शहर आ गया। फोन आया था तुम्हें? किसका फोन आया? नंबर याद नहीं है। अच्छा, एक मिनट। श्रवण, नंबर क्या है तुम्हारा? लिखा। कितने दिन पहले फोन आया था? 40-45 दिन पहले। पिछले 40-45 दिन पहले इस नंबर पे जो भी फोन आया था मुझे बता। तो यहाँ मुंबई में कैसे जानते हो तुम? मुंबई में मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। हाँ, ये भारत के अजूबे में हिस्सा लेने के बाद काफ़ी लोगों से मुलाकात हो गई। किससे? शो के ऑर्गेनाइजर और काफ़ी लोगों से भेंट हुई, लेकिन अब सभी के नाम और शक्ल याद नहीं है। हाँ, कुछ अखबार वाले भी मिले थे, पर वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं आए। क्यों, ऐसी क्या बात थी उनमें?
साहब हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम सर्कस के जानवर हों। और बताओ, कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसके साथ तुम्हारी भेंट हुई हो? वो एक लेबोरेटरी वाले थे, और हाँ, एक हवाई जहाज वाली मैडम। हवाई जहाज वाली मैडम? कौन? जो उस शो की जज भी बनी थी, माया मेम साहब, जिन्होंने हमें अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। बहुत बड़ा दिल है उनका। उन्होंने हमारी माँ के लिए और हमारी पत्नी के लिए तोहफे भी दिए थे। बहुत अच्छी हैं बेचारी। अच्छी है तो बेचारी क्यों कह रहे हैं? हमने सुना है उनके पति का कारोबार कुछ सही नहीं चल रहा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाए। बहुत ही भले मनुष्य हो तुम कपिल। क्या फायदा साहब, बचपन से हमारा कोई दोस्त नहीं हुआ। सब राक्षस कहकर बुलाते थे हमेशा। बड़ा होने के बाद भी कुछ बदला नहीं है। हमारी ये शक्ति हमारे लिए एक अभिशाप बन गई। देखिए किस मुसीबत में आकर खड़े हो गए हैं। हाँ कपिल, अब परिस्थिति तो कठिन है, लेकिन आग्रह करूंगा तुमसे कि हिम्मत बांधे रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ। इतना विश्वास दिलाता हूं तुम्हें कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। बस एक आप ही का सहारा है साहब। एक बात बताओ कपिल, इस शक्ति के साथ तुम साधारण सा जीवन कैसे जीते हो? तुम्हारी पत्नी, माताजी? साहब घर पर तो हम रबर की जुराबें हाथों और पैरों में पहन लेते हैं, पर यहाँ पर ये लकड़े के तख्ते और ये जंजीरें साहब बहुत बुरी तरह जकड़ रखा है हमें। बहुत तकलीफ में है हम किसी पर हमला नहीं करेंगे साहब। हमारी विनती है आपसे, हमें इन तख्तों से आज़ादी दिलवा दीजिए साहब। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे साहब। तुम चिंता मत करो कपिल, कल मैं अदालत में न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त कर दें। तुम कह रहे थे कि प्रयोगशाला वालों ने तुमसे संपर्क किया था, किस विषय में? क्या काम था उन्हें तुम्हारा? एक्सेल लेबोरेटरी वाले मुकेश जी हैं साइंटिस्ट। अमेजिंग कपिल, अमेजिंग। वाकई में कमाल का पावर है तुम्हें। नो डाउट तुम दुनिया के 8वें अजूबे हो। वैसे ये इलेक्ट्रिक पावर आता कहाँ से है तुम्हें? कहाँ से आता है तो पता नहीं सर, लेकिन बचपन से ही ये शक्ति है मेरे अंदर। That's great, that's great. मेरा ये कार्ड रखो, और वो हमें अपने साथ अपनी लेबोरेटरी भी ले गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तो विद्युत पर्याप्तता पर संशोधन किया जाता है। तुम पर किस प्रकार का प्रयोग किया था उन्होंने? वो करीबन 8 महीने पहले की बात है ये। कपिल रेडी ना? मुकेश ये क्या कर रहे हो यार? इतना हाई वोल्टेज करंट से तो ये आदमी मर जाएगा। कोई भी बिजली का पावर इसे नहीं मार सकता। मुझे तो यकीन है कि ये ट्रांसफार्मर के पावर को भी धकेल देगा। कपिल, आर यू रेडी? हाँ जी। Here we go. 1, 2, 3. Fantabulous. Can't believe it. It's fantabulous. Completely unbelievable. संभव कैसे हो सकता है? इसका फिर तुम आदमी हो या बिजली के खंभे हैं? बिजली का खंभा नहीं, ये तो चलता फिरता जनरेटर है। इसके जरिए हम हमारे बहुत सारे काम निकाल सकते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने कई रिसर्च की।
और मैं जब वहां से जाने वाला था तभी मुझे किसी ने मारा। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बस स्टॉप के बाहर पड़ा हुआ था और 4 दिन बीत चुके थे। उन 4 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे कुछ पता नहीं है। नहीं, वो पता लगा लेंगे। हाँ श्रवण बोल। ऐसा बस एकदम अपन भूल गया। हाँ अपन बॉस ये कह रहे था, अपन को जो बोला था ना अपन सब चेक किया, एकदम चेक किया बॉस। टोटल 3 फोन आए थे एकदम। पहला फोन आया था वो टीवी चैनल और दूसरा फोन आया था वो उधर थे। हाँ बॉस वो क्या कहते हैं उसको, वो होता है ना वो जो डॉक्टर लोग होते हैं, वो सफेद कुर्ता पहन के वो माथा पोड़ी करते रहते हैं उधर, वो सब अरे चाचा लोग सब एक साथ होते हैं बॉस। क्या कहते हैं उसे, वो धुआं निकलता है रंग बिरंगा वो। हाँ वो एक्सेल लेबोरेटरी एसएल लेबोरेटरी। हाँ दूसरा फोन आया था एसएल लेबोरेटरी। तीसरा माया बजाज का। बॉस अपन को ऐसा खबर मिलेला है, आपका ये जो कपिल भाई है ना, योर ऑनर, मैं आज की सुनवाई आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मेरे मुवक्किल कपिल को इनकी बेड़ियों से मुक्त किया जाए। नहीं दूर ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर इसको खोल दिया और इसने किसी को छू लिया तो यहाँ तो लाशों के ढेर लग जाएंगे। योर ऑनर, कपिल बचपन से अपने परिवार समेत समाज में रहा है और आज तक इसके कारण किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ शहर में तो हुआ है। शहर में जो हुआ वो कपिल के कारण हुआ, ये अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। योर ऑनर, मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि कपिल को उसकी बेड़ियों से मुक्त किया जाए और मैं विश्वास दिलाता हूं अदालत को कि इसके कारण किसी को नुकसान नहीं होगा और अगर हुआ तो आप जो चाहें दंड सुना सकते हैं। कपिल जी की बेड़ियां खोल दी जाए। धन्यवाद योर ऑनर। थैंक यू सर। Order, silence in the court, please. Your Honor, अब मैं एक्सेल लेबोरेटरीज के वरिष्ठ वैज्ञानिक मुकेश जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। मुकेश जी, आपकी प्रयोगशाला में विद्युत की उत्पन्नता पर संशोधन किया जाता है, सही है ये? जी हाँ। और ऐसा ही कोई संशोधन आपने कपिल पर भी किया था, ये जानने के लिए कि इनके शरीर में विद्युत किस प्रकार से उत्पन्न होता है। हाँ सर। मिस्टर पाठक, ये हम सब जानते हैं कि मुकेश जी ने कपिल को रिसर्च के लिए बुलाया था। इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मुकेश जी ने कपिल पर प्रयोग किया, ये जानने के लिए कि इनके शरीर में विद्युत की उत्पन्नता किस प्रकार से होती है। इसका रहस्य जानने के बाद इन्होंने कपिल के अंदर जो विद्युत की शक्ति है उसकी प्रतिकृति बनाई, यानी कि उसे रेप्लिकेट किया। तत्पश्चात इन्होंने वही शक्ति को अपने शरीर के अंदर बांध लिया और फिर हीरों की चोरियां की और हत्याएं भी इन्हीं ने की। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई एम स्टिल स्टन्ड कि कपिल के अंदर ये अद्भुत ताकत आई कहां से।
और ना ही मैंने कपिल के कोई पावर को रेप्लिकेट किया है। नहीं मतलब ये जानने का प्रयास तो किया था आपने, किया था प्रयास आपने, सिर्फ प्रयास किया था आपने, तो संभव है कि आपको रहस्य पता चल गया हो, आपने लोगों को बताया ना हो और फिर शक्ति को अपने अंदर डाल के आपने ये कांड किया हो। माफी चाहूंगा हुजूर, जनाब पाठक साहब मुकेश जी पर बिना वजह इल्जाम लगा रहा। कारण है योर ऑनर, और कारण ये है कि कपिल जिस होटल में रहता था उस होटल में एक्सेल लेबोरेटरीज से 1 महीने के भीतर 30 बार फोन किए गए थे और एक भी बार उस व्यक्ति ने कपिल से वार्तालाप नहीं की, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि फोन किए जाते थे केवल इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब एक्सेल लेबोरेटरीज में मुकेश जी के अतिरिक्त कोई और ऐसा नहीं था जिसे कपिल की इस अंदरूनी शक्ति में रुचि हो। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी लेबोरेटरी से कोई क्यों फोन करेगा? मैंने फोन कॉल नहीं किए हैं और अगर किसी ने किए हैं तो मुझे नहीं मालूम। एक्सेल लैब में 200 से ज्यादा आदमी काम करते हैं, कोई भी हो सकता है पाठक साहब। हो सकता है कपिल ने ही वहां पर फोन किया हो, ये भी तो वहां आते जाते थे, सारा इल्जाम किसी और पर डालने के लिए। सिद्दीकी साहब आप केवल बहस करने के लिए बहस कर रहे हैं, कोई ठोस बात नहीं कह रहे। हाँ कपिल साहब में ये क्षमता है, ये असामान्य शक्ति है कि ये अपने अंदर 1200 वोल्ट का विद्युत बिजली पैदा कर सके, लेकिन इनमें ये क्षमता नहीं है कि एक ही समय पर 2 अलग अलग स्थान पर उपस्थित रह सके। जब भी होटल में फोन आया ये अपने होटल में थे, तो अगर ये होटल में थे तो फिर ये वहां से फोन कैसे कर सकते थे? मुकेश साहब ने ही फोन किया, मुकेश साहब ने ही चोरी की, इस बात का क्या सबूत है? जबकि कपिल ने सब किया है, उसका सबूत है सबके सामने। योर ऑनर, सर्वप्रथम तो अभियोग पक्ष ने ऐसा कोई साक्षी या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है अदालत में जिससे ये प्रमाणित हो कि ये हत्याएं मेरे मुवक्किल ने की है। द्वितीय, इनके पास कोई साक्षी नहीं जिससे ये प्रमाणित हो कि मेरे मुवक्किल घटनास्थल पर उपस्थित थे। हुजूर, जनाब पाठक साहब ही थे उस शख्स को पेश करने वाले, उस पार्सल वाले शख्स को। कहाँ है वो पार्सल वाला शख्स जो कपिल को पार्सल दिया करता था? मिस्टर पाठक, मुझे उम्मीद थी कि इस सुनवाई में आप पार्सल देने वाले उस इंसान को पेश करेंगे। खैर, मिस्टर मुकेश पर आपके लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद तो नहीं है, पर आपके पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह भी तो नहीं है। ऐसे हालात में यह अदालत आपकी बात नहीं मान सकती है। योर ऑनर, खोज कार्य चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस केस की अगली तारीख तक मैं ठोस साक्ष्य, साक्षी और असल अपराधी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। यह अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहा है। तो इसका पीछा पता कर कहानी क्या है। डिक्की खुला कैसे रह गया?
अरे माया मीम साहब, आप? नमस्कार नमस्कार, क्या कर रही हैं आप यहाँ? यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरा चलित फिरत दूरभाष यंत्र बजा। एक्सक्यूज मी। हाँ श्रवण बोल। बॉस, अभी अपन ने किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। अच्छा, से वो शरीर में बिजली का करंट पैदा करने की ताकत के बारे में बात करेला था। हाँ बॉस। किससे बात कर रहा था? बात कर रहा था वो अपन को नहीं पता बॉस। हाँ वो, लेकिन अपन को इतना पता है कि वो उसने उसको मिलने बुलाया है। तू कहाँ है इस समय? बॉस पूछो, अपन को पता नहीं अपन किधर है। अपन किसी डिक्की में बंद हुआ है, ये मुकेश की गाड़ी में। अपन चेक करने आया था ना बॉस, डिक्की खोला, अपन अंदर गया डिक्की बंद। बॉस अपन की वाट लगी बॉस। बॉस अपन मर जाएगा बॉस। बॉस अपन को बचा लो बॉस। बॉस जोर से लगने लिए बॉस। चिंता मत कर यार, मैं पता लगाता हूँ। बस एक मिनट। दबे, श्रवण कहीं फंस गया है। उसका मोबाइल फोन ट्रेस कर, पता लगा कहाँ है, मुझे एसएमएस कर। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मैं यहाँ आया था अपने मुवक्किल कपिल को निर्दोष साबित करने के प्रमाण ढूंढने। अब आपकी बारी, बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी कपिल को बचाने आई हूँ यहाँ पे। तो बचाने आई थी या फंसाने आई थी? देखिए मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कपिल पर बहुत ही दया आती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई फंसा रहा है। आज जब आप कोर्ट में मुकेश पर इल्जाम लगा रहे थे, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सारी की सारी चाल मुकेश की है, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पे सबूत ढूंढने आई। ऐसा लगा आपको? बताइए, कपिल के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों है आपको? क्योंकि मैंने इतना लाचार और बेबस इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। माना कि उसके पास इलेक्ट्रिक पावर की शक्ति है, लेकिन देखा जाए तो वो टैलेंट सिर्फ लोगों का दिल बहलाने के लिए है। उसके अंदरूनी उसे कितनी तकलीफ हो रही है, किसी को भी फिक्र नहीं है। एक्सक्यूज मी, श्रवण जी मिल गए। दवे साहब का एसएमएस आया है। मैं चलता हूँ। मुझे लगता है पकड़ी जाए उससे पहले आपको भी प्रस्थान करना चाहिए। जी। गाड़ी रुक गई है, मैं अपन खोलने वाले। अभी तक नहीं आया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा। ऊपर वाली दुनिया को बताना, क्योंकि अब तुम वहीं जा रहे हो। अब मुकेश के साथ साथ इस गाड़ी का भी खाई में स्वाहा। बिना स्टार्ट हुए चलने लिए, गाड़ी बिना स्टार्ट हुए चलने लिए। केडी बॉस, केडी बॉस, केडी बॉस, हमको बचाओ, केडी बॉस। केडी बॉस, केडी बॉस, हमको बचाओ, केडी बॉस। बचा दिए केडी बॉस। हनुमान जी हमको बचाओ। हनुमान जी आए उनको बचाने।
किड बॉस आपने अपुन को बचा दिया, अपुन की वाट लगे रही थी किड बॉस एकदम। तो ठीक है, हाँ बॉस। तो डिक्की में कैसे पहुंचा? अपुन को पता नहीं, अपुन इधर काम करने आया था, इधर आ गया अपुन। ठीक है, हाँ बॉस। एक प्रश्न है तुझसे। हाँ किड बॉस अब अपुन से क्वेश्चन का को पूछ रहे हो, अपुन के वाट लगे लिए। आगे खाई, पीछे कुआं, तू कहाँ गिरेगा? कुआं। कुआं। किड बॉस, किड बॉस, किड बॉस। हाँ क्या कर रहे हो आप? अपुन को डरा क्या कर रहे हो? तो खुद ही बोला कुएं में गिरेगा। आज के बाद कुएं में तो नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। कीड़ी पाड़क का नाम तो नहीं खराब करेगा? नहीं। चल बाहर निकल। थैंक यू बहुत, आपने अपुन को बता दिया। आप वकील नहीं, आप देखता हूँ बहुत। चल आगे की कहानी मैं सोच लूंगा, पीछे की कहानी तो बता। पीछे? हाँ बॉस। बॉस अपुन आपने बोला था ना अपुन को वो मुकेश का पीछा करने का, तो अपुन मुकेश का पीछा कर रहा था। अपुन मुकेश का पीछा करते करते गाड़ी के पास अपुन ने उसकी डिक्की खोली जैसे देखा मुकेश उधर खड़े था, तो अपुन फटाफट डिक्की में घुस गया छुपने के लिए, और मुकेश आगे उसने डिक्की बंद किया। बॉस उसके बाद फुल हिलन डुलन अपुन का पूरा बॉडी हिलेला है बॉस। बॉस लेकिन आपको अपुन कुछ बताना चाहता है। अपुन ने मुकेश को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। केडी पाठक अदालत में कुछ गलत नहीं कह रहा था। ये तो तुम बात कर। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? मैं टेस्ट करने के लिए तुम्हें लैब में बुलाता और तुमने इतना बड़ा कांड कर डाला। तुम मिलो मुझसे अभी, वरना इन सब में मैं फंस जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम निकलो वहां से कुछ भी करके। तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। हाँ तुरंत आओ। ओके। ये मुकेश का है? किधर है मुकेश बॉस? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मुकेश का है? वो गाड़ी में रहेगा ना बस। मुकेश का? गाड़ी में तो एक जला हुआ भुना हुआ व्यक्ति है। क्या बॉस? गाड़ी मुर्दा चला रहा है बॉस। छोड़ेगा मुझे? मतलब मुकेश? हाँ मुकेश, तू जाएगा उसके पीछे? नहीं गलती हो गई। चले? हाँ बॉस। दवे को फोन लगा पड़ेगा। हाँ बॉस। अरविंद उठ, ये पानी लेकर आ। अरविंद उठ। फिर से वैसी मौत, वही हाल, 1200 वोल्ट का झटका। अब तो तुझे विश्वास हो गया दवे कि कपिल हत्यारा नहीं है। क्या कर ही नहीं सकता, पुलिस की हिरासत में कोई और ही व्यक्ति है। ये कपिल कहाँ गया? सर मैं कपिल के लिए खाना लेकर आया था सर, लेकिन वो मेरे साथ बहस करने लगा और बिजली का जोर का झटका लगा सर, और मैं बेहोश हो गया सर। तुम्हें पता कपिल कितना खतरनाक आदमी है? हेलो सर, कपिल भाग गया सर। केडी वो कोई दूसरा आदमी नहीं, मुकेश को कपिल ने मारा। वो जेल से भाग गया।
नहीं, गोली नहीं मारना। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ, गोली नहीं मार रहा। तेरी अब किसी बात का भरोसा नहीं करूंगा, अगर भागा तो गोली मार दूंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, गोली नहीं मार। जनाब आली, जिसे हमने समझा था खरगोश, वो तो मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ की तरह आंसू बहा बहा कर लोगों का दिल जीत लिया और मौका मिलते ही जेल से फरार हो गया। और बाहर निकलते ही सबसे पहले किया मुकेश जी का खून और गाड़ी को फेंक दिया गहरी खाई में, ताकि कोई सबूत ही ना मिल सके। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। मैंने नहीं मारा मुकेश जी को। हाँ, मैं जेल से भागा था, लेकिन उसकी वजह भी कुछ और थी। ए बिजली के खंभे, चलो चल खाना खा ले, चल। ये लाइट कैसे चली गई? क्यों बे बिजली के खंभे? हाँ, तू अंधेरे में खाना खाएगा? ये तो वही बात हुई ना कि जिसके घर में कुआं हो फिर भी वो प्यासा रहे। क्यों? चल जला के दिखा दे सारे, चल। देखिए, आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। बाद में क्यों? मैं भी तो देखूं ना तेरा अजूबा। चल, अपनी उंगली से ये सारे बिजली के बल्ब जला और बाद में मेरे घर पे भी आ जाना। हाँ, मेरा बिजली का बिल भी बच जाए। देखिए, हाँ, देखिए आप ये सही मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए। अगर केडी सर मुझे बचा नहीं पाए तो मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे भाग जाना चाहिए। चलिए माना कि उस हवलदार ने आपका मजाक उड़ा। ये भी मान लेते हैं कि आपके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था, आपसे काबू नहीं हुआ, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि जेल से फरार हो गए? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि मेरे मुवक्किल ने कारागार से भागने की भूल की, लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें उकसाया गया था यार। ये इनके किए के लिए आप जो दंड उचित समझे इन्हें दीजिए, किंतु हत्या इन्होंने नहीं की है योर ऑनर। यहाँ तक कि इनका स्वभाव भी हिंसक नहीं है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं इनके माताजी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। माताजी, आपके पुत्र पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कई निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है। ये भी कहा गया है कि इन्हें अधिक क्रोध आता है और उसके कारण ये अपना संतुलन खो बैठते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा बच्चा कपिल ऐसा नहीं है जज साहब। मेरा बच्चा तो एक मच्छर तक को नहीं मारता, वो लोगों को क्या मारेगा? बचपन में जब कोई उसको चिढ़ाता था तो वो चुपचाप रोकर घर आता था, किसी को कुछ नहीं बोलता था, भूखे पेट सो जाता था। किसी के साथ उसने मार पीट की हो या किसी के ऊपर गुस्सा किया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जनाब आली, जज्बात का सहारा लेकर मुजरिम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब एक डाकू की माँ से अगर उसके बच्चे के बारे में पूछेंगे तो वो अपने बच्चे की अच्छाइयां ही अलापेगी। एक शैतान बच्चे की माँ अपने बच्चे को उस खुदा की नियामत समझकर पालती, लेकिन यहाँ तो अजूबा है मिला। एक माँ ने अपने बच्चे को हैवान पैदा किया है। शक होता है कि एक माँ की ममता
तहजीब सिखाने के बजाय उसे दहशत गर्दी सिखा रही है। जनाब, मेरी नजर में ये मुजरिम नहीं है, मुजरिम है इसकी माँ, जिसने इस जैसे हैवान को जन्म दिया। मैं तो कहता हूँ इसे बख्श देना चाहिए और सजा देनी चाहिए इसकी माँ को, ताकि आज के बाद कोई भी माँ ऐसे बच्चा सर, आप पर जानलेवा हमला किया है कपिल ने। क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? यही कि अब तो जज साहब को भी कपिल की असलियत के बारे में मालूम पड़ गया होगा। दुख तो तब होता है जब केडी पाठक जैसे काबिल वकील मुजरिमों को बचाने के पीछे पड़े रहते हैं। क्या वो नहीं जानते कि कपिल मुजरिम है? कपिल मुजरिम है और अगली सुनवाई में मैं ये साबित कर दूंगा कि कपिल से बड़ा मुजरिम है ही नहीं कोई। क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? मैं तो ऊपर वाले की मर्जी से, उसकी मेहरबानी से बच गया। बॉस, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनको लगता है इस बार पहली बार आपसे गलती हुई। आपने गलत आदमी पे भरोसा किया था बॉस। मतलब बॉस, ये कपिल दिखने में कितना भी शरीफ लगे, लेकिन है एक नंबर का घटिया आदमी। आपने देखा नहीं, वो पीपी मर भी सकता था बॉस। देख श्रमन, मैं जानता हूँ कि उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन ऐसा करने पर उसे उकसाया गया है। तेरे माता पिता के लिए अगर कोई अश्लील शब्दों का प्रयोग करे, तुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा? बॉस, अपुन ऐसी बातें बचपन से सुनता है, लेकिन अपुन ने आज तक किसी को 1200 वॉट का झटका नहीं दिया बॉस। केडी, इस बार मेरे को लगता है कि तुम गलत आदमी पर ट्रस्ट कर रहे हो। अच्छा, तो तुम दोनों को ऐसा लग रहा है कि कपिल ने ही मुकेश की हत्या की है? अरे और नहीं तो क्या बॉस, वो कपिल जेल तोड़ के भागा था ना, और अपुन ने मुकेश जी को फोन पे बात करते हुए सुना था। कैसे पता कि मुकेश जी उससे बात कर रहे थे? बॉस, वो अब अपुन को नहीं पता, लेकिन और मुकेश जी और किससे बात करते रहेंगे, आप बताओ। अच्छा, तो जेल में कैसे उसके पास फोन आया? और अब तुम दोनों को मुंबई पुलिस फोर्स पे भी भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। तुम लोगों का ऐसा मानना है कि उनका हाथ है उसे भगाने में। बॉस देखो, अपुन ये सब नहीं जानता, लेकिन अपुन इतना जानता है कि अपुन जब डिक्की में था, अपुन को सॉलिड करंट लगा था, और वो कपिल के अलावा और किसके बदन में करंट दौड़ता है बॉस? केडी, इसके बातों में पॉइंट है। हाँ, तो सब तर्क मत करो मेरे साथ। जा, तू पता लगा कि मुकेश फोन पे किससे बात कर रहा था। बॉस से। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। तू नहीं था उससे पहले भी मैं अपना काम करता था, इस केस में भी करूंगा। बॉस, ऐसी बात नहीं है, अपुन तो बस। हाय दवे। हाय केडी। यार दवे, वो मुकेश जी का मोबाइल फोन अगर तू मुझे एक दिन के लिए दे दे तो स्टडी करना चाह रहा था मैं उसे। केडी, तुम अच्छे से जानते हो कि एविडेंस को बिना परमिशन के बाहर ले जाना गैरकानूनी है। हाँ, गैरकानूनी तो है, गैरकानूनी काम तो हम लोग कर नहीं सकते। यहीं दिखा दे, मैं देख लेता हूँ कोई वहाँ SMS इत्यादि अगर कोई आया हो तो सुराग कोई भी मिल जाए, दिखा सकता है। हाँ श्योर। तिवारी, फोन लेके। और क्या चल रहा है? सब बढ़िया, वही तहकीकात हो सब। सर, इसमें सेंड करने बाकी। हो गया, थैंक यू।
सिम कार्ड ले गया। केडी मुकेश की गाड़ी। केडी मुकेश जी की गाड़ी लेके भाग गया। केडी तुमने बहुत गलत किया है। केडी सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये मुमकिन नहीं है। अरे केतन यार देख, मैं तो स्वयं झूठ के विरुद्ध हूं, लेकिन क्या है कभी कभी सत्य को सामने लाने के लिए झूठ की सहायता लेनी पड़ती। अब सुन मेरी बात, सुन ले, पूरी बात सुन ले। देख वैसे भी न्यूज़ चैनल्स पर तो कितनी बार ऐसा होता है कि गलत न्यूज़ आ जाती है, फिर जानकारी मिलने पर कहा जाता कि पहले जो जानकारी मिली थी वो गलत जानकारी मिली थी, अब ये जानकारी सही है। तो ऐसा ही कुछ होगा। तू समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? और समय आने पर मैं स्वयं इस बात पर से पर्दा उठा दूँ। एक बहुत ही सनसनीखेज खबर हमारे सामने आई है। आज जो कुछ भी हुआ है वो किसी अजूबे से कम नहीं है। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा हमें ये खबर मिली है कि एक्सेल रिसर्च लैब के साइंटिस्ट मुकेश जी, जिनकी कपिल ने हत्या कर दी थी, वो मुकेश जी दरअसल मरे ही नहीं है। जी हाँ, मुकेश जी जिंदा है और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल चुकी है। ये कैसे हो सकता है? मुकेश की लाश तो मुर्दाघर में। हो गया, कर दिया तूने। या केडी सर, डन। थैंक यू यार, थैंक यू। लेकिन मेरा लाइसेंस भी जा सकता है सर। अरे तेरे लाइसेंस को कुछ नहीं होगा। तूने पुण्य का काम किया है। जब लोगों को पता चलेगा कि तेरी मदद से हत्यारा पकड़ा गया है और एक निर्दोष को दंड होने से तूने बचाया, तेरी जय जयकार होगी यार। वेल डन। गीता में भी लिखा है केतन कि सत्य को सामने लाने के लिए कभी कभी थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैंने कहा ना, समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगा। थैंक यू। हेलो मुकेश साहब, मैं मुन्ना धोबी साहब। आप जिंदा हो साहब, बहुत अच्छा लगा साहब। मेरा वो हिसाब बाकी था साहब, मेरा हिसाब कर दोगे ना? कैसा हिसाब? अच्छा, वो तुमने जो मेरे कपड़े इस्त्री किए थे उसका हिसाब मांग रहे होंगे। तो भाई देखो, जान है तो जहान है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। समझ गए? चल बाद में फोन करो। जी साहब। हेलो सर, मैं टोकमोर कंपनी से बोल रहा हूँ। हम आपको एक नया फोन इस कनेक्शन। रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया 1 वर्ष बाद कोशिश करें। बच गया। और अभी क्राइम ब्रांच जा रहा हूं तुम्हारे विरुद्ध कंप्लेंट लिखाने। केडी पाठक, तुम? हाँ, केडी पाठक मैं। लेकिन तुम्हारी शक्ति मुझ पर कोई काम नहीं करेगी। पूरी तैयारी से आए हो? पूरे शरीर पर रबर सूट पहन कर आया हूं। आपकी तारीफ? अबे रुक!
दिखाई तो कर दे। बॉस, बॉस आप ठीक तो है ना? डरा क्यों रहा है यार? बॉस ऐसे जान पे खेलने का क्या जरूरत था? आपको मालूम आप डेयरिंग पर ऐसे जान पे खेलने का काय को? वो कितना टेंशन हो गया मालूम? बचपन से जान पर खेलने की आदत है मेरी। पूछ दवे को, बताएगा। लेकिन केडी तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अब दवे जो हुआ नहीं उसके बारे में विचार विमर्श करके समय क्यों व्यर्थ करना? उस बारे में बात करते हैं जो होने वाला है। मतलब? इस हादसे से इतना तो प्रमाणित हो गया कि कपिल में जो असामान्य शक्ति है वो किसी और व्यक्ति में भी है। बस उसे पकड़ना है। केडी, तुम रिलैक्स करो, हाँ? नहीं तो तुम संपन्न हो जाओगे। अरे वाह बिली, तुम्हारी हिंदी तो सुधरती जा रही है। दवे इससे पहले कि अपराधी भाग जाए उसे पकड़ना होगा यार। लेकिन अपराधी है कौन? अपराधी कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि उसकी गर्दन पे एक गोदन है, अर्थात टैटू है। माँ की जय। अब अपन यार टट्टू वाला आदमी किधर ढूंढेगा बॉस? बोले तो वो होता है ना टैटू टैटू। कहाँ मिलेगा ये भी मैं जानता हूँ। तो बताओ, अभी जाकर उसको गिरफ्तार कर लेता हूँ। नहीं कर लेता हूँ, नहीं कर लेंगे। बॉस 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 क्या रायता फैला रहे? रायता फैला रहा हूँ मतलब? बॉस थोड़ा इमोशनल हो गया अपन। तू ऐसा वैसा बात मत कर, सीधा बात कर। केडी, जब तक हॉस्पिटल तुम्हारे को डिस्चार्ज नहीं देगा ना, तुम किधर भी नहीं जाएंगे। अरे बिली, डांट क्यों रही हो तुम? अगर मैं नहीं गया तो वो भाग जाएगा, वो भाग गया तो सत्य हार जाएगा, और मेरे होते हुए सत्य नहीं हार सकता, ये तो तुम जानती हो। मुकेश जी की लैब में जितने लोगों का आना जाना था, मैंने सबको यहाँ बुला लिया है। केडी जी, जी आपने क्यों हमें यहाँ बुलाया? नहीं, नेकलेस देख रहा था आपका, कितना सुंदर नेकलेस पहना है। थैंक यू। वैसे आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं जानता हूँ आप कपिल की शुभचिंतक हैं, उसके विरुद्ध कुछ करेंगी तो नहीं, तो बस यूं ही हम चाह रहे थे कि आप हमारी सहायता करें। मैं यहाँ आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है ताकि हम देख पाएं ये जो गोदन है टैटू, जो असल हत्यारे की गर्दन पर किया गया है, आप में से किसी की गर्दन पर है या नहीं। दिखाइए दिखाइए। ए भाई लोग, क्या समझ में नहीं आता? बॉस ने बोला ना तो दिखाने का, समझे ना? इसलिए अपन वापस बोल रहा है, प्लीज कोऑपरेट। चलो चलो सब दिखाओ अपनी गर्दन बॉस को। आपकी गर्दन पे तो नहीं है, मैं देख चुका हूँ। दिखाइए आप। नहीं नहीं, राइट हैंड साइड वाला आप दिखाइए। बॉस ये भी एकदम सफा चाट। जरा पीछे करिए, आप थोड़ा कॉलर पीछे खींचिए। यूं करिए मुंडी, दिखाइए। अच्छा नहीं, तो आप में से किसी के गर्दन पर अगर नहीं है टैटू तो संभवतः आप जानते होंगे कि किसके गर्दन। देखिए टैटू, देखिए किसी। मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, आपको नहीं मालूम? सर मुझे नहीं मालूम। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मालूम है। बोलिए ना, कौन है वो व्यक्ति? बोलिए बोलिए। सर लेकिन मैं नहीं जानता हूँ सर। देखिए सच बोलिए। आप सच नहीं बोलेंगे तो फिर दवे साहब की ये जो कड़क वर्दी है ये आपसे सच बुलवाएगी। बता दीजिए ना। सर वो दिख रहा है फोटो में सर, वो हमारे साथ काम करता है। दवे लग जा काम पे। क्या है ये सब अंजर बंजर?
दवे तूने शिनाख्त कर ली थी ना? हाँ केडी, मेरे खबरी ने मुझे बताया कि वो घर पे नहीं है। कहाँ है इसका पता नहीं चला। मनुष्य के शरीर में विद्युत पैदा करने वाली पुस्तकें, लगता है ये सब अंजर पंजर उसी विषय में। कपिल के कथन के अनुसार किसी ने पीछे से उसके सर पे वार किया था, वो बेहोश हो गया था। हाँ, 4 दिन बाद उसे होश आया। संभव है कि उन्हीं 4 दिनों में कपिल को यहाँ लाया गया हो, उस पर प्रयोग किया गया हो और फिर उसे बस स्टॉप पर छोड़ दिया गया। अब ये सारी सूची भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। दे समझ। मिला के तात्पर्य ये है कि एक्सेल लेबोरेटरी वाले जो नहीं कर पाए, वो इस व्यक्ति ने कपिल के साथ कर दिखाया। अपने शरीर में 1200 वोल्ट की शक्ति पैदा करने की क्षमता पैदा कर ली। हाँ केडी, अब समझ में आया कि माजरा क्या है। बॉस अपन की एकदम सॉलिड हट रही लिया, अपन को समझ में नहीं आ रहा अब अपन लोग क्या करेंगे बॉस। अब स्पष्ट है कि वो व्यक्ति वो शहर छोड़ने का प्रयास करेगा। दवे तू एक काम कर। केडी, तुम्हारे कहने पे हमने उस डेबिट कार्ड को ट्रैक किया है। अभी अभी उस कार्ड का इस्तेमाल एयरपोर्ट पे किया गया है। सागर, मेरी गोली तेरे से ज्यादा तेज है। और सोच ले, मुर्दे में करंट नहीं होता। जनाब आली, इंतजार की इंतहा हो गई। ऐसा लगता है कि केडी पाठक साहब अपनी पहली हार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि वो अपना कीमती वक्त जाया न करे और फैसला सुना दे। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए और बचाव पक्ष के वकील की गैर मौजूदगी को अदालत की तौहीन मानते हुए यह अदालत मुल्जिम कपिल स्वामी को घोषित न करें यारों, क्योंकि असल अपराधी को मैं संग लेकर आया हूं। दिवाकर, ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर दिवाकर को कटघरे में लाया जाए।
मिस्टर पाठक जो कह रहे हैं क्या वो सच है? जी हाँ, ये सारे खून और चोरियां मैंने की। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। मैं एक्सेल रिसर्च लेबोरेटरी में बतौर कंसल्टेंट काम करता था। जिस दिन मिस्टर मुकेश कपिल को लेकर लैब में आए, उसी दिन मुझे आइडिया आया। और उसके ऊपर रिसर्च शुरू की। योर ऑनर, ये रहे उस संशोधन के कागजात। लेकिन इस रिसर्च से दिवाकर जी ने अपने अंदर 1200 वोल्ट का करंट कैसे पैदा किया? योर ऑनर, जैसे कि मैंने कहा था, ये दिवाकर जी मेरे मुवक्किल पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। ये जानने का प्रयत्न कर रहे थे कि इस प्रकार का विद्युत इनके शरीर में किस प्रकार से पैदा होता है, और उसी शोध के उत्तरों को लेकर इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया। इनकी चमड़ी बड़ी मोटी है। आप आज्ञा दे तो थोड़ी चमड़ी इनकी उतारूं, कुछ इस प्रकार से। इनके हाथों में लगाई हुई नकली चमड़ी, तो फिर यहाँ इनका छोटा सा आविष्कार जिससे विद्युत पैदा होता है, और फिर योर ऑनर कुछ और चमड़ी। तो ये ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अब खेल तो आपका खत्म हो गया। आप यहाँ से ना विमान स्थल जाएंगे, ना ही रेलवे स्टेशन। आप जाएंगे तो सीधे अपने नए निवास में, कारागार में। बता दीजिए जज साहब को कि ये सब क्यों किया आपने? लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। जज साहब, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था, क्योंकि मैं ये जानता था कि साइंटिस्ट बन के सरस्वती की कृपा तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन लक्ष्मी की नहीं। सरस्वती जी के साथ साथ, लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर का धन भी प्राप्त हो सकता है। बस व्यक्ति को अपनी मंशा और उद्देश्य स्वच्छ रखने पड़ते हैं। द डिफेंस प्रेस। ये अदालत दिवाकर के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस्टर कपिल स्वामी को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed। अरे सिद्दीकी साहब, ये जान करके कि इस केस में असल हत्यारा कौन है और किस प्रकार से उसने हत्याएं की, मुझे तो बड़ा झटका लगा। आपको झटका लगा क्या 1200 वोल्ट का?